दोस्तों, रात के करीब 8 बज रहे थे और पंजाब का एक जिला पड़ता है लुधियाना। इसी लुधियाना के रेलवे स्टेशन से प्लेटफार्म नंबर 2 से एक ट्रेन छूटने वाली थी, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जानी थी। ट्रेन अभी छूटी नहीं थी, काफी देर से अनाउंस चल रहा था। और इस बीच जब ट्रेन छूटने का अनाउंस चल रहा था, तो जितने लोगों की भी इसमें सीट थी इस ट्रेन में, लोग भाग भाग कर, जैसे आपने देखा होगा जब ट्रेन प्लेटफार्म पर आने वाली होती है और रेलवे की तरफ से प्लेटफार्म पर अनाउंस किया जाता है कि फला ट्रेन फला प्लेटफार्म पर आ रही है, तो जिनको अपने गंतव्य स्थान तक जाना है, जिनको ट्रेन वो वाली पकड़नी है, वो लोग भाग भाग कर अपनी अपनी सीट खोजते हैं। इस प्लेटफार्म पर भी एक फैमिली जिसमें दो बेटियां होती हैं, उनके माता पिता होते हैं और एक छोटा सा लड़का होता है। ये लोग भी अपने लाव लश्कर के साथ, अपने सामान के कई बैगों के साथ अपनी बोगी खोज रहे थे। और इधर एक जवान लड़का जो सिंगल होता है, अकेला होता है, वो भी अपनी बोगी की तलाश कर रहा था। अचानक ये लोग प्लेटफार्म पर जो ट्रेन खड़ी थी, ट्रेन के ऊपर जो बोगी नंबर लिखा होता है, उस बोगी नंबर को अपने मोबाइल से टिकट से मिलाते हुए उस बोगी में घुसते हैं। अब ये नौजवान लड़का देखता है कि जिस बोगी में वो घुस रहा है, उसी बोगी में ये फैमिली भी घुस रही है। अब दोनों, यानी कि ये फैमिली और ये लड़का, दोनों उसी बोगी में घुसते हैं। घुसने के बाद दोनों अपने अपने टिकट से उस सीट की मिलान करते हैं कि कहाँ पे किसकी सीट है। अचानक लड़का जो है वो, उसको नीचे की सीट अलाट होती है रेलवे द्वारा, तो अपनी नीचे की सीट पर अपना दोनों बैग रखा था, ऐसा कि जैसे काफी देर से वो थका रहा हो, अपनी दोनों बैग रख देता है। अब ये फैमिली भी पीछे से अपना जो सूटकेस होती है जिसमें पहिए लगे होते हैं, उस पहिए को सरकाते हुए, अपनी सूटकेस को सरकाते हुए इसके सीट के पास पहुंच जाती है। और अचानक इसमें से जो महिला होती है, वो महिला यानी कि बेटियों की, दोनों बेटियों की माँ, इस बच्चे से, इस लड़के से पूछती है कि भैया ये फला नंबर है सीट। तो वो कहता है कि हाँ। अब ये लोग तसल्ली से, जो फैमिली वाले थे, तसल्ली से अपना सामान सीट के नीचे रख देते हैं और सारे लोग बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद कुछ देर प्लेटफार्म पर कुछ देर बाद फिर ट्रेन छूट जाती है। ट्रेन छूटने के बाद सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं। अब जो दोनों लड़कियां होती हैं, जो कि काफी देखने में सुंदर थी, लड़का भी देखने में काफी खूबसूरत होता है, अच्छी खासी कद काठी, देखने में ठीक ठाक लगने वाला लड़का, AC 3 टियर की बोगी में सबके टिकट, सब बैठते हैं आपस में, फिर सबकी बातें होने लगती हैं। बातें होते होते इस लड़के से ये फैमिली वाले पूछते हैं कि भैया आपको कहाँ तक जाना है। तो वो बोलता है कि मुझे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक जाना है, जहां तक ये ट्रेन जाती है। दरअसल ये लड़का जो होता है, जिसका नाम होता है अतुल, अतुल गोरखपुर का रहने वाला था। और पिछले 1.5 साल से वो अपने पैतृक गांव, अपने घर नहीं जा पाया था, क्योंकि वो घर का अकेला था, घर में कमाने वाला अकेला था और उसकी बहन की शादी करनी थी। पिताजी उसके बहुत पहले एक्सपायर हो चुके थे। इसलिए अतुल अब लुधियाना आ गया था और लुधियाना में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, ठीक ठाक पैसे कमा लेता था। अपनी बहन की शादी करने की जिम्मेदारियां उसके कंधे पर थी। इसलिए अतुल 1.5 साल से लगातार अपने घर नहीं गया था। उसके घर जाने की खुशी उसके चेहरे पर साफ तरीके से झलक रही थी। अब फैमिली वाले और अतुल के बीच में बातों का सिलसिला जारी होता है। अब इसमें से जो एक लड़की थी, जो देखने में खूबसूरत थी, वो अतुल से कुछ देर बाद बातें करते करते, दोनों आपस में ही बातें करने लगते हैं। अतुल उस लड़की से पूछता है, जिस लड़की का नाम होता है सोनिया, तो वो लड़की अपना नाम सोनिया बताती है। अब अतुल सोनिया का नाम लेकर उसे बुलाने लगा था। हालांकि जो बुजुर्ग लोग थे, यानी कि सोनिया के माता पिता थे और छोटे भाई बहन थे, वो लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अब सोनिया अतुल से कहती है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक चीज कहूं। तो वो कहता है कि हाँ हाँ बोलो, क्या बात है। तो सोनिया कहती है कि दरअसल मेरे पिताजी की आप स्थिति देख रहे हैं, पिताजी बुजुर्ग हो गए हैं, और आपकी ये जो नीचे वाली सीट है, अगर आप ऊपर चले जाएं, मेरे पिताजी को ऊपर वाली सीट अलाट हुई है। तो मेरे पिताजी को अभी ऑपरेशन भी हुआ था, तो वो ऊपर नहीं जा सकते हैं, इसलिए अगर आप ऊपर चले जाएं तो बहुत मेहरबानी होगी। अतुल कहता है ऐसी कौन सी बात है, इसमें इतनी रिक्वेस्ट करने की क्या बात है, मैं चला जाता हूं, आप धैर्य रखिए, परेशान मत होइए, अभी कुछ देर बाद बात बात करने के बाद मैं ऊपर चला जाऊंगा।
अब वो अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी आप इस सीट पर आराम से लेट जाइएगा, मैंने अतुल जी से बात कर ली है। अब परिवार वाले और ज़्यादा बातों का सिलसिला बढ़ता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो अतुल बताता है एक गाँव का नाम, और इस इत्तेफाक से उस गाँव की जो दूरी थी, इन परिवार वाले जो यात्रा कर रहे थे यानी कि सोनिया के माँ-बाप, सोनिया के घर वाले, उनके गाँव से 10 किलोमीटर की दूरी थी। आपस में सारे लोग प्यार से बात करते हैं। अब कुछ देर ट्रेन जब 1 डेढ़ घंटे चलती है तो अचानक से एक थर्मस सोनिया की माँ निकालती हैं जिसमें चाय होती है। वो कहता है अतुल कि आप ये क्या निकाल रही हैं? तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हें पता ही है कि रेलवे में चाय अच्छी नहीं मिलती है, तो मैं अपने साथ इस छोटे से कंटेनर में चाय लेकर चलती हूँ। इसमें करीब 12 घंटे तक चाय गरम रहती है। अब वो चाय निकालती हैं और अपने फैमिली के सभी सदस्यों को, अपनी दोनों बेटियों को, बेटों को और अपने पति को चाय पेश करती हैं, और उसके साथ ही एक प्याले में छोटे से अतुल को भी चाय परोसी जाती है। लेकिन अतुल मना कर देता है, लेकिन सोनिया जब कहती है कि नहीं अतुल आप चाय पी लो, आप नेक इंसान लग रहे हो, तो अतुल चाय पी लेता है और उनको धन्यवाद देता है। लेकिन दोस्तों पूरी यात्रा के दौरान सुबह अतुल के साथ कुछ ऐसा होता है कि जिसकी अतुल ने कल्पना नहीं की थी। दोस्तों आखिर ऐसा क्या होता है? और फिर कुछ ऐसा होता है कि जिसकी सोनिया के माता-पिता ने कल्पना नहीं की थी। दोस्तों बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस वही छोटा-सा विनम्र अनुरोध है, हर बार की तरह, कि दोस्तों मेहनताना के तौर पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी रोचक कहानियाँ आपके लिए लेकर आऊँ, तब उसका नोटिफिकेशन जब मैं अपने इस चैनल पर, आपके इस चैनल पर डीडी स्टोरी स्टेशन पर अपलोड करूं, तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कहानियों का सिलसिला लगातार ऐसे चलता रहेगा। अपनी जो प्रथा है, जो कहानी सुनाने की प्रथा है, उसमें कहानी फिर से हम आपको वहीं से सुनाएँगे जहाँ से हम कहानी को छोड़कर आए हैं। पर उसके पहले उन लोगों के नाम जिनका प्यारा-सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि आप ये पूरी कहानी अगर यहाँ तक आ गए हैं, तो पूरी कहानी सुनकर जाइएगा और ये लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आप पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस मोहल्ले से, कहाँ से सुन रहे थे, ताकि मुझे भी लगे कि मेरी कहानी कहाँ तक पहुँच रही है। और अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। दोस्तों पहले उन लोगों के नाम जिनका प्यारा-सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था। सबसे पहला नाम है सूर्यदेव शाह का। इन्होंने अपनी जगह का वर्णन नहीं किया है कि ये हमारी कहानी कहाँ से देख रहे थे। अगला नाम है वकील अहमद का। वकील अहमद जी ने भी ये नहीं बताया है कि ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से सुन रहे थे, कहाँ से सुन रहे थे। अगला नाम है कुलदीप कुमार का। इन्होंने पूरा अपना डिटेल दिया है और ये बताया है कि ये कहानी कहाँ से देख रहे थे और इनको हमारी पिछली कहानी कैसी लगी। तो कुलदीप कुमार जी हैं, जिला है ऊना, गांव नगला खुर्द, हिमाचल प्रदेश से ये हमारी कहानी देख रहे थे। और कुलदीप कुमार जी कहते हैं कि इस कहानी को सुनकर इतना भावुक हुआ कि अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था, खूब आंसू बहाए। तो उम्मीद है कि आपको कुलदीप जी कहानी हमारी पसंद आई होगी। वैसे मैं भावुक कहानियाँ ही पढ़ता हूँ जो आपके दिल को छू जाएँ। फिलहाल कहानी ने आपके दिल को यहाँ तक छुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे मेरी जो मेहनत थी, ये समझिए कि आपके इस कमेंट ने सार्थक कर दी। तो कुलदीप कुमार जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत साधुवाद। अगला नाम है राजेश्वर प्रसाद मिश्रा का, जो कि उत्तर प्रदेश बहराइच से हैं। हाजी नसीम सिद्दीकी कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। इन्होंने भी अपना एड्रेस लिखा था, अपनी जगह का नाम लिखा था। अगला नाम है गणेश लाल का। गणेश लाल जी ने भी हमें प्यारा सा कमेंट किया था, पर जगह का नाम उल्लेख नहीं किया था कि ये हमारी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, कहाँ से देखते हैं। और अगला नाम है हरदोई से। उनका नाम नहीं लूंगा, उनका नाम आप जानते हैं, फिलहाल ले रहा हूँ श्रवण कुमार हरदोई। इनका प्यारा सा कमेंट श्रवण कुमार जी का हर बार आता रहता है। तो श्रवण कुमार जी आपको भी दिल से बहुत सारा धन्यवाद। फिलहाल कहानी बहुत लंबी हो जाती है,
इसलिए कहानी को फिर से वहीं से शुरू करते हैं जहां से कहानी को छोड़ कर आए थे। अब जब सारी बातें हो जाती हैं कि फैमिली वाले बता देते हैं कि भैया मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है, तो धीरे-धीरे ट्रेन अपना 8 बजे छूटी ही थी, 2-3 घंटे और चलती है, रात का समय हो जाता है, फिर फैमिली वाले अपना बोरिया बिस्तर खोलते हैं, जिस बैग में वो लोग खाना-वाना लाए थे। अमूमन देखते ही होंगे ट्रेन का, अगर आपने सफ़र किया होगा, कि मैक्सिमम लोग ट्रेन में ऐसे होते हैं जो बाहर का खाना पसंद नहीं करते हैं, और बाहर का खाने की क्या क्वालिटी होती है वो भी आप जानते हैं, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैक्सिमम लोग जब सफ़र करते हैं वो भी फैमिली के साथ, अगर सिंगल चल रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, तो वो अपना खाना साथ में लेके चलते हैं। इस फैमिली यानी सोनिया के माता-पिता भी अपना खाना अपने साथ में लेकर आए थे। अब खाना खुलता है, चूँकि जो लड़का था अतुल, तो अतुल जो है वो खाना नहीं लाया था, उसने खाना-पीना खा लिया था। जब वो निकल रहा था 7 बजे, तो अपना सोचा कि कोई बात नहीं, रास्ते में कुछ चाय-वाय पी लेंगे आराम से और उसके बाद कल 11-12 बजे तक हम पहुँच ही जाएँगे। पर ट्रेन बीच में लेट हो जाती है, तो ये लोग खाना-पीना खाते हैं। अब जब खाना निकाला जाता है, चूँकि प्लेटें जितने लोग थे फैमिली वाले उतनी प्लेटें गिनकर आई थी। अब प्लेट कम पड़ रही थी, तो सोनिया कहती है कि ऐसा है अतुल जी, आप जो मेरा खाना है, पहले आप खा लीजिए मेरे प्लेट में, उसके बाद जो है मैं खा लूँगी। अतुल मना करता है, लेकिन फैमिली वाले थे ऐसे, बहुत अच्छे स्वभाव के, बहुत अच्छे नेचर के थे, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, अब आप हमारे बगल के ही हैं, 10 किलोमीटर दूर के हैं, तो ये सब शोभा नहीं देता है कि आपको मैं बिना ऐसे ही बैठे रहें, आपको बिना खाना खाए हम लोग खा लें, हम लोग ऐसे कैटेगरी के आदमी नहीं हैं। हालाँकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद जब सोनिया बहुत ज़्यादा दबाव बनाने लगती है, तो अतुल को कहीं न कहीं से लगता है कि नहीं यार, ज़रूरी है। वो अपना थोड़ा खाना खाता है, उसके बाद जाता है और बाहर जो वॉश बेसिन लगी रहती है ट्रेन में, वहाँ से धुल कर लाता है और फिर प्लेट उनको पकड़ा देता है। सोनिया प्लेट पकड़ती है, उसके बाद खाना निकालती है, खुद खाती है। सारे लोग सोने के लिए आतुर थे कि अब खाना-पीना हो गया है, सब लोग सोते हैं। तो अब सोनिया कहती है कि अतुल जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप ऊपर वाली सीट पे चले जाइए, पिताजी को यहाँ नीचे लेटने दीजिए। तो अतुल कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अतुल अपना ऊपर वाली सीट पे चला जाता है, पिताजी नीचे वाली सीट पे सो जाते हैं, छोटी बहन बीच वाली सीट पे और अ, अतुल सबसे ऊपर वाली सीट पे चला जाता है और माँ जी इधर जो है वो नीचे वाली सीट पे हो जाती हैं और जो भाई होता है वो बीच वाली और सबसे ऊपर वाली सीट पे सोनिया। अब स्थिति ये आ चुकी थी, न सोनिया को ही नींद आ रही थी और न इधर अतुल को ही नींद आ रही थी। दोनों आँखों-आँखों के इशारे काफ़ी देर तक एक-दूसरे से बातें करते हैं और काफ़ी देर जब एक-दूसरे से बातें करते हैं, कुछ देर बाद जब दोनों की आँखों-आँखों में बातें हो जाती हैं, कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद अतुल ऊपर से नीचे उतरता है और वॉशरूम की तरफ जाता है। जैसे ही वॉशरूम की तरफ जाता है, तब सब लोग सो चुके थे, लाइटें वगैरह बंद थी। कुछ देर बाद सोनिया भी उसके पीछे-पीछे जाती है। अतुल समझ नहीं पाता है, जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलता है, वो देखता है कि सोनिया सामने ही खड़ी है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें वॉशरूम जाना है? कहती है कि नहीं, मुझे वॉशरूम नहीं जाना है, मुझे तुमसे बात करनी है। वो पूछता है क्या? तो वो कह रही थी कि तुम मुझसे आँखों-आँखों के इशारे में क्या देख रहे थे? तो वो भी पूछने लगता है कि तुम क्या देख रही थी? तो वो कहती है कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे हो, मुझसे दोस्ती करोगे? आपके पास कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है? तब अतुल कहता है कि नहीं। फिर कुछ देर बाद अतुल कहता है कि हाँ है। तो वो पूछती है सोनिया कहाँ है? तो वो कहता है कि तुम ही तो हो। अब दोनों मुस्कुराते हैं, दोनों आपस में बातें करते हैं, फिर दोनों अपनी-अपनी सीट पर आ जाते हैं। लेकिन आने के पहले सोनिया बेबाक होकर अतुल को अपना मोबाइल नंबर दे देती है। अब दोनों का मोबाइल नंबर आदान-प्रदान हो चुका था। दोनों सीट पर ही लेटे-लेटे एक-दूसरे से चैट करने लगते हैं। काफ़ी देर तक दोनों एक-दूसरे के बारे में बात करते हैं। बात करने के बाद वो पूछती है कि तुम क्या करते हो? तो वो बताता है कि मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ और यहाँ लुधियाना में मैं नौकरी करता हूँ, इलेक्ट्रीशियन की नौकरी करता हूँ। तो पूछती है कि तुम क्या करते हो, कितना कमा लेते हो? तो अतुल कहता है कि देखो, जब सीज़न नहीं चलती रहती, काम कम आता है तो 30-35 हज़ार और सीज़न चलती रहती है तो अच्छा कमा लेता हूँ, 60-70 हज़ार। फिर वो पूछती है कि क्या मुझसे दोस्ती करोगे? अतुल कहता है कि बेशक करूँगा।
तुम्हारा परिवार अच्छा है और तुम भी अच्छी लग रही हो, मैं दोस्ती करना ही चाहता हूँ तुमसे। अब दोनों काफ़ी देर तक बात करते हैं, फिर अतुल देखता है कि घड़ी की जो सुई है मोबाइल में करीब 2 बज चुका है। अब उसे हल्की-हल्की नींद आ रही थी। अतुल अपनी सीट पर मोबाइल को अपने चेस्ट पर, अपने सीने पर रख कर सो जाता है। सोने के बाद कुछ देर बाद सोनिया उसे जगाने की कोशिश करती है, अपने सीट से हाथ आगे करके उसे जगाना चाहती थी, लेकिन वो उसे मना कर दे रहा था कि अगर कोई जान गया या पिताजी तुम्हारे माताजी नीचे लेटे हुए हैं, भाई-बहन भी हैं, अगर कोई जान गया तो लोग क्या सोचेंगे? लेकिन सोनिया नहीं मानती है और वो फिर से एक बार जाग जाता है। फिर कुछ देर बाद सोनिया और अतुल दोनों चैटिंग करते हैं। चैटिंग करने के बाद फिर से सोनिया को अब नींद आ रही थी, सोनिया सो जाती है, लेकिन इस बार अतुल उसे नहीं जगाता है कि जैसे उसने अतुल को जगाया था, वैसे अतुल सोनिया को नहीं जगाता है। अब दोनों सोने के बाद दोनों जब सो जाते हैं, फिर कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता है और सुबह करीब 7:30 बजे के बाद जब एक स्टेशन पर ये ट्रेन रुकती है, तो सारे लोग उठते हैं, सब लोग फ्रेश होने धीरे-धीरे जा रहे थे। अब नीचे अतुल आता है, सोनिया के पिताजी उठकर सीट पर बैठ चुके थे। अब वो नीचे अपना हाथ डालता है अपनी बैग से अपना ब्रश निकालने के लिए कि अब वो ब्रश कर ले। लेकिन जब वो बैग निकालता है, हाथ डालता है, तो उसकी एक ही बैग उसके हाथ में आती है, दूसरी बैग उसकी पता नहीं क्या हो गई थी, वो नहीं समझ पाता है। और जब नहीं समझ पाता है तो जितनी भी बैगें थी सबकी बैगें इधर-उधर करके वो देखने लगता है, लेकिन बैग का कुछ अता पता नहीं चलता है और वो एकदम सदमे में आ जाता है। दरअसल अतुल की बहन की 2 दिन बाद शादी थी और अतुल उनमें गहने रखा था, अपनी बहन की शादी में देने के लिए कीमती मोबाइल खरीद रखा था और कुछ जरूरी सामान जिनकी कीमत वो लोगों को बताता है कि करीब 5 लाख इसकी कीमत है। जो सामान गुम हुआ है, बहुत ही हैरान परेशान हो जाता है, लेकिन रोता नहीं, चिल्लाता नहीं, उतने लोगों के बीच में रोता कैसा। और जब ये बात इन फैमिली वालों को पता चलती है जो इसके साथ यात्रा कर रहे थे, यानी सोनिया के घर वालों को, तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होते हैं कि ऐसा हादसा कैसे हो गया। अब ये लोग आपस में बातें ही करते हैं, अचानक वो वॉशरूम की तरफ जाता है कि हो सकता है कोई बैग गलती से रात में लाइट बंद थी, कोई वॉशरूम की तरफ ले गया हो। अगल बगल इधर उधर चारों तरफ खोजबीन की जाती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है और फिर अतुल ऑनलाइन कंप्लेन करता है। अगले स्टेशन पर जीआरपी वाले और आरपीएफ वाले आते हैं, एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन आरपीएफ और जीआरपी वाले ये कहते हैं कि ठीक है, आपकी कंप्लेन दर्ज कर ली गई है, आप अपनी बची हुई यात्रा करिए, अगर हमें बैग मिलता है तो हम आपको दिए गए पते पर और दिए गए मोबाइल नंबर पर सूचित कर देंगे। और बुझे मन से फिर वो अपनी उसी सीट पर आकर बैठ जाता है और उसका आज ऐसा मुंह बन रहा था कि वो पछताए नहीं चूक रहा था। वो करे तो क्या करे, अब 2 दिन बचा है, बहुत ही हैरान परेशान। अचानक वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाता है और जब वॉशरूम की तरफ जाता है तो जो ये फैमिली वाले थे, ये लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि कहीं ये व्यक्ति झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो सोनिया तपाक से अपने माता पिता से कहती है कि नहीं, इसका चेहरा बता रहा है कि ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये एकदम सही बोल रहा है। अब सोनिया के पिताजी कहते हैं कि बेटा, तुमने दुनिया नहीं देखी है, कभी कभी आदमी किसी भी स्वार्थ के लिए इतना गिर जाता है कि वो झूठ पे झूठ बोले जाता है। इसके पास कोई तो प्रूफ होगा कि इसने सामान खरीदी थी, पेमेंट की होगी, आज का ज़माने में ऑनलाइन पेमेंट चलती है, इसके पास कोई रिसिप्ट तो होगी, कोई रसीद तो होगी। अब कुछ देर बाद जब वॉशरूम की तरफ से आता है, अपनी सीट पर बैठता है, अपना मुंह गिराए हुए, मुंह लाल पूरी तरीके से, आंखों से धीरे धीरे आंसू आ रहे हैं, कुछ सोचा समझा नहीं हो रहा है कि आखिर क्या करें, किस तरीके से अब मैनेज करूंगा, किस तरीके से बहन की शादी निपटेगी, कैसे सारे प्रोग्राम होंगे, घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरी 1.5-2 साल की मेहनत, मेरी 1.5-2 साल का परिश्रम, मेरी 1.5-2 साल की जितनी भी सारी चीजें थी, वो सब कुछ बर्बाद हो गई। ये सोचकर अतुल मन ही मन बहुत ही दुखी और व्यथित हो रहा था और ये सारा माहौल, उसका चेहरा, उसका हाव भाव देख के दुखी परिवार भी हो रहा था। और इस परिवार में सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी हो रहा था तो वो थी सोनिया। सोनिया उससे पूछती है कि कोई रसीद है तुम्हारे पास?
क्योंकि जब पिताजी और माताजी कहते हैं कि आज के ज़माने में किसी का कोई भरोसा नहीं है, तो सोनिया भी एक बार सोचती है कि पिताजी और माताजी अगर ऐसा कह रहे हैं, तो हो सकता है देखने में ये सुंदर बंदा है, ठीक-ठाक अच्छी खासी कद-काठी है और इतनी देर मैंने बात भी की है, हो सकता है कुछ न कुछ गलती हुई, कुछ हम लोगों से पैसे वगैरह लेने के लिए, लेन-देन करने के लिए अपना इस तरीके से हमसे व्यवहार बढ़ाया हो। तो वो कहता है कि हाँ, वो अपने पॉकेट में, पर्स में हाथ डालता है और वो रसीदें निकालता है। रसीदों निकालने के बाद उस पे सब लोग देखते हैं कि हाँ, 2 दिन पहले ही अभी इतना गहना खरीदा गया, 2 दिन पहले ही इतनी मोबाइल खरीदी गई महँगी। अब सारे लोगों का बहुत बुरा हाल था, सारे लोग ये समझ गए थे कि जो ये कह रहा है वो बिल्कुल गलत नहीं कह रहा है, शत प्रतिशत सही कह रहा है, लेकिन अब लोग करते भी क्या? अब अचानक से सोनिया अपने पिताजी से एक रिक्वेस्ट करती हैं कि पिताजी देखो ये 10 किलोमीटर दूर का है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पिताजी आप इसे अभी पैसा दे दो, लेकिन इसकी कुछ मदद कर दो। अब उसके पिताजी पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा जो सामान वगैरह गया, वो कितने का था? और तुमने इतनी बड़ी गलती काहे कर दी? कोई लुधियाना से शादी करने के लिए अपने गाँव जा रहा है तो यहाँ से गहने खरीद कर थोड़ी ले जाता है। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी थोड़ी करता है, वो भी ट्रेन में। तब अतुल कहता है कि दरअसल चाचा ऐसा था कि मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता ही हूँ, तो मेरे परिचित के एक ज्वेलर्स हैं जिनका गहने का बहुत बड़ा शोरूम है और उनसे मेरी अच्छी खासी बनती है, तो मैंने उनके यहाँ काम किया था और उन्होंने जो रेट मुझे गहने दिए उससे ज़्यादा कहीं महंगा अपने यहाँ गहना है। तो इसलिए अंकल जी मैं ये सब सोच के कि मुझे सस्ते में भी मिल रहा है और मैंने यहाँ पर मेहनत भी की है और जानने वाले हैं कहीं इन गहनों में कोई मिलावट नहीं होगी, इसलिए मैंने गहने खरीद लिए थे। तो अंकल कहते हैं कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुमने बुद्धिमानी का काम किया था, लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेकर चलने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि वो सोनिया के पिताजी बुजुर्ग थे, उन्होंने दुनिया देखी थी, अपने तरीके से पूरी अच्छी तरीके से समझाते हैं उसको। समझाने के बाद अतुल कहता है कि अंकल अब गलती हो गई, क्या कर सकते हैं? तो उसके पिताजी पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे रिश्तेदारी में तुम्हारा कोई इष्ट मित्र ऐसा है जो तुम्हें पैसे दे सके, जो कुछ तुम्हें पैसे दे सके, जो तुम्हारा कोई हेल्प कर सके? तो कहता है कि दरअसल अंकल मैं अपने रिश्तेदारी में ऐसा व्यक्ति हूँ जो ठीक ठाक कमाता हूँ और मैं इस स्तर पे हूँ कि मैं 1.5 साल से गांव और घर नहीं गया हूँ, तो लोग मेरे बारे में यही सोचेंगे कि वहाँ बाहर रहकर ये कमाता नहीं, सिर्फ अय्याशी करता है और ऐसे बहाने बना रहा है। ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो अंकल ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है जो मुझे सपोर्ट करे और ऐसा कोई मित्र भी नहीं है जो सपोर्ट करे। अगर मेरी बहन की शादी अंकल 4-5 महीने बाद होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मजबूरी की बात है कि 2 दिन बाद ही मेरी बहन की शादी, अब मैं क्या करूँगा? बहुत हैरान परेशान होकर अंकल से कहता है। चूँकि उनकी बिटिया सोनिया बड़ी बिटिया थी और अंकल का लुधियाना में फर्नीचर का बहुत बड़ी दुकान थी, बहुत बड़ा कारोबार था। तो अंकल जी जो है वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम कितना कमा लेते हो? तो वो कहता है कि अंकल बस अगर सीजन रहते तो मैं 70-80 हज़ार रुपया कमा लेता हूँ, नहीं तो वैसे 40-50 हज़ार 35 हज़ार इतना तक तो कमा ही लेता हूँ। तो अंकल कहते हैं कि ठीक है बेटा, ऐसा है कि तुम्हें कितने पैसे की ज़रूरत है, कितना पैसा मैं कर दूँ तो तुम्हारा काम चल जाएगा? तो वो कहता है कि अंकल थोड़ी देर मुझे टाइम दीजिए। वो अपना सारा हिसाब किताब बैठाता है, उसको कहाँ बहन की शादी में कितने खर्चे करने हैं। तो वो कहता है अंकल मेरे अकाउंट में पैसे हैं, पर मेरे पास जो है मेरी इज्जत चली जाएगी 2 लाख रुपए के लिए। तो अंकल कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें 2 लाख रुपया अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं तुम्हें ट्रांसफ़र करता हूँ। अंकल उसका मोबाइल नंबर लेते हैं और 2 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर देते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा तुम अपना आधार कार्ड मुझे दे दो। अब वो अपना आधार कार्ड की फ़ोटो वगैरह वो अंकल अपने मोबाइल में खींच लेते हैं। अब बहुत धन्यवाद दे रहा था अतुल सोनिया को और उसके परिवार को। हालांकि ये इतने बड़े व्यापारी थे कि इनके लिए 2-3 लाख रुपए की कोई बात नहीं थी। वो कहता है कि अंकल मैं आपको बहन की शादी होने के बाद 2-3 महीने के अंदर मैं आपको पूरा पैसा वापस कर दूंगा। अंकल कहते हैं कि बेटा मैं 4-5 महीने 6 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से वापस कर देना, आप अपनी बहन की शादी करो। और फिर ये सब बातें करते करते कब रेलवे स्टेशन आ जाता है गोरखपुर का, ये लोग भी नहीं समझ पाते हैं। फिर गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पर पूरा परिवार और अतुल उतरते हैं, फिर बाहर जाते हैं ये लोग। बाहर जाने के बाद खाना वगैरह खाते हैं, फिर दोनों अतुल और ये परिवार विदाई लेता है और अतुल जाते जाते इस परिवार के आगे हाथ जोड़ता है
कि अंकल आंटी और सोनिया आप लोग मेरी बहन की शादी में ज़रूर आना। फिर वो अपने घर पहुंच जाता है। इधर ये परिवार अपने गंतव्य स्थान पर जहाँ का रहने वाला था वहाँ चला जाता है। और अतुल जब अपने घर पहुँचता है, अपना कपड़ा वगैरह चेंज करके अपने सामान वगैरह रख के फिर जब अपने घर वालों से ये सारी बातें बताता है तो घर वाले बहुत बुरी तरह परेशान हो जाते हैं। और बहन तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि अब कैसे होगा। लेकिन फिर अतुल कुछ देर बाद बता देता है कि भगवान जब किसी के साथ गलत करता है ना और वो सच्चे दिल का इंसान होता है तो उसके साथ भगवान कहीं ना कहीं से खड़ा भी रहता है। तो वो बताता है कि ऐसी ऐसी बात थी, पूरी कहानी जो राम कहानी थी ट्रेन की उस बोगी की पूरी कहानी बताता है। और कहता है कि उन अंकल ने मुझे 2 लाख रुपया विश्वास पे दिया है, वो भी लुधियाना में काम करते हैं, वो भी अपने घर किसी कारणवश छुट्टी से जा रहे थे 2-4-10 दिन के लिए। फिर ठीक ठाक सब कुछ चलता है। 2 दिन बीत जाता है, बहन की शादी थी। इस 2 दिन के दौरान अतुल और सोनिया की कई बार आपस में बातचीत फोन पर होती है, चैटिंग भी होती है। अब अतुल बार बार सोनिया से ही कहता है कि प्लीज मेरी बहन की शादी में जरूर आना। तो सोनिया कहती है कि देखो मम्मी को तो मैं मना लूंगी, पापा को मनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, मम्मी को अगर मैं मना लूंगी तो मम्मी पापा को मना लेंगे। और फिर 2 दिन बाद जब शादी का दिन आता है, अतुल की निगाहें बेबस सारा इंतजाम करने के बाद 2 लोगों पर थी, एक बारातियों पर और दूसरी उस फैमिली पर जिसने अतुल को मजबूरी के समय में सहयोग दिया था। अब शाम का वक्त होता है, बारात आने में अभी 2-4 घंटे बाकी थे। अचानक से एक गाड़ी आकर रुकती है और गाड़ी से सोनिया और सोनिया के घर वाले नीचे उतरते हैं। वो सोनिया के घर वालों का बहुत स्वागत करता है। जितने अतुल के घर वाले थे पास पड़ोसी से सबको अतुल ने पूरी राम कहानी ट्रेन वाली बताई। सबके नजर में उनकी इज्जत पहले से ही बहुत अच्छी थी, इसलिए अब सब बहुत स्वागत सत्कार करते हैं। स्वागत सत्कार करने के बाद उसकी बहन की अच्छी से धूमधाम से शादी होती है। ये लोग अगले दिन विदाई के समय जब उसकी बहन की विदाई हो जाती है तब ये लोग अपने घर पर जाते हैं। घर पे जाने के बाद जब ये लोग पहुंचते हैं उसके बाद अतुल और सोनिया आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं। एक दूसरे से बात इतनी घनिष्ठता हो चुकी थी दोनों में कि अब अतुल उसी फोन से, सोनिया के ही फोन से उनके मम्मी पापा से बात करने लगा था। कमाने के लिए लुधियाना पहुंच जाता है और लगातार सोनिया से बात करता रहता है। इसलिए सोनिया को और सोनिया के पिताजी को शक नहीं था कि ये पैसा लौटाएगा या नहीं लौटाएगा। अब धीरे धीरे दोस्तों 3 महीने का वक्त गुजर जाता है और 3 महीने के बाद वो सोनिया से उसके घर का एड्रेस पूछता है। और घर के एड्रेस पूछने के बाद शाम को अतुल वो पैसा लेकर जो उसके पिताजी ने सोनिया के मजबूरी के समय में ट्रेन में ट्रांसफ़र किए थे, वो पैसा लेकर अतुल सोनिया के घर पहुंच जाता है और सोनिया के घर वालों को बताता भी है कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन ये नहीं बताया था कि आज मैं वो पैसा देने आऊँगा। अब शाम का वक्त होता है, सारे लोग बैठे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं। अतुल अचानक से पहुंचता है। अतुल के हाथ में कुछ पैसे थे, बैग थी। वो बैग उनके पिताजी के सामने रखता है और कहता है कि अंकल आप गिन लीजिए, पूरे 2 लाख रुपए हैं। जब अंकल उस पैसे को पाते हैं तो कहते हैं बेटा गिनने की बात नहीं है, मैंने अपने इस बिजनेस में फर्नीचर के पूरा जीवन गुजार दिया और मुझे पता है कौन सही है कौन गलत है कौन ईमानदार है, तो मुझे गिनने की बात नहीं है। वो अपनी छोटी बिटिया को वो बैग पकड़ाते हैं कि बेटा तुम अंदर लेकर जाओ। और फिर सब लोग बैठकर बातें करते हैं। कुछ दिन सिलसिला ऐसे ही और चलता है। उसके बाद उस दिन से सोनिया के पिता और माता को लगता है कि कहीं ना कहीं से अतुल अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, तभी इसने 3 महीने के अंदर 2 लाख रुपए हमें वापस कर दिए, अन्यथा ये वापस ना कर पाता। अब उनका विश्वास अतुल के ऊपर और बढ़ चुका था। इधर माता पिता देखते हैं कि सोनिया का रुझान अतुल की तरफ कुछ ज्यादा ही है। अब सोनिया अचानक एक दिन अपने माँ से कह देती है कि माँ मैं अगर शादी करूंगी तो अतुल से ही करूंगी। और फिर ये उसके माँ के द्वारा ये बातें उसके पिताजी तक पहुंचती हैं। और जब पिताजी तक पहुंचती हैं फिर क्या था, चट मंगनी पट ब्याह, दोनों की शादी तय होती है और दोनों की धूमधाम से शादी संपादित होती है। शादी दोनों की होती भी है और दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। और एक दूसरे के होने के बाद उसके पिताजी अपने फर्नीचर के व्यवसाय में अतुल को भी सम्मिलित कर लेते हैं और उसके लिए एक दुकान खोल देते हैं, जो दुकान वो धीरे धीरे अपनी मेहनत लगन से बड़ी कर लेता है।
तो दोस्तों ये थी आज की पूरी कहानी। दोस्तों आपने देखा कि कैसे एक इंसान जो अनजान था लेकिन वो उसके लिए भगवान साबित हुआ। ऐसे बहुत बार मौके आते हैं जब हम किसी समस्या, किसी दुश्वारियों में फंसे होते हैं तो कोई अनजान आकर हमारी सहायता कर जाता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? आप इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप अतुल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप सोनिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप सोनिया के पिताजी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पूरी टोटल कहानी के बारे में आपके दिल की राय क्या है? और आप ये कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, कहां से देख रहे थे, ये जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। और कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कुछ जानने वाले लोगों तक कहानी को शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं ऐसे दिल को छू लेने वाली एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।